Hello दोस्तों, my name is Praful and I welcome you all on a Study IQ platform. Today we are going to discuss a current affair from May 2024. असम रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग MCQ पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस महीने में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर क्वेश्चंस, जो मॉक क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे विथ ऑप्शंस एंड देन वी विल डिस्कस देयर आंसर, देयर एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement are correct regarding the achievement of Dr. पूर्णिमा देवी बर्मन? हमें यहाँ पे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के अचीवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जिसके 3 ऑप्शंस है। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इज असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा अनाउंस दैट May 13 will be annually observed as a special day to honor पूर्णिमा देवी बर्मन। अब फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों, पहला स्टेटमेंट सही है। Recently, our Chief Minister has announced that May 13 will be celebrated as a special day to honor Dr. Purnima Devi Burman. Second statement, Dr. Purnima Devi Burman won a Whitley Gold Award 2024 for her conservation work with Greater Adjutant Stork. ग्रेटर और एडजुटेंट स्टॉर्क, ये जो है दोस्तों, ये हरग्रीला करके भी हमारी लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है, असम में हरग्रीला करके भी। Then Dr. Burman has empowered local communities through her conservation effort. अब इन 3 में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसा कि आप जानते हो, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, इन्होंने एक हरग्रीला आर्मी बनाई थी जिसमें एक वुमन स्पेसिफिक ग्रुप था, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन था, जिसके वजह से इन्होंने कंजर्वेशन किया था। किसका? तो एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसे हम लोग हरग्रीला भी बोलते हैं, और उसी के वजह से उन्हें व्हिटली अवार्ड भी मिला है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। और ये अवार्ड जो है, ये कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं, जो टिपिकली ग्लोबल साउथ रीजन से आते हैं, उनको ये दिया जाता है, जिसमें इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया जाता है और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दिया जाता है। पर्टिकुलरली लोकल कम्युनिटी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इसे दिया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इन्होंने लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया था। लोकल वुमेन्स की एक हरग्रीला आर्मी करके ग्रुप बनाया था हरग्रीला के प्रोटेक्शन के लिए करके। ये स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। और रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस डे को सेलिब्रेट करने का डिक्लेरेशन भी दिया है। सो दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देन नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड। Which of the following statements are correct regarding Whitley Gold Award and its significance? ये Whitley Gold Award जो हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला था, उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है। ये क्वेश्चन में आ सकती है। तो चलिए स्टेटमेंट्स को पूछते हैं। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अनाउंस दैट May 13 विल बी एनुअली ऑब्जर्व्ड एज अ Whitley Gold Award डे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग? तो दोस्तों, एनुअली की बात नहीं हुई है, और May 13 will be celebrated to honor Dr. Purnima Devi Burman, but not as a Whitley Gold Award day. So statement 1 is wrong. Now statement 2. A Whitley Gold Award, known as the Great Oscar, is given to individuals for outstanding contribution to wildlife conservation. This statement is also wrong. Wildlife conservation के लिए ये दिया जाता है, पर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं उसके। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट। ईच ईयर व्हिटली अवार्ड ऑनर सेवरल कंजर्वेशनिस्ट विद अ फाइनेंशियल ग्रांट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड वन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल रिसीव व्हिटली गोल्ड अवार्ड। दोस्तों, नो, वन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, मल्टीपल इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉन ऑफ देम आर करेक्ट। Now let's discuss question number 3. Question number 3. Which of the following statements are correct regarding 2024 Whitley Award winners? Whitley Award winners 2024. Naomi Longa from Papua New Guinea won an award for marine project. Marine project के लिए नाओमी लोंगा को, जो पापा न्यू गिनी से बिलोंग करती है, क्या उन्हें अवार्ड मिला है? यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। राजू शर्मा फ्रॉम नेपाल वोन अवार्ड फॉर टेरेस्ट्रियल प्रोजेक्ट। क्या राजू शर्मा को टेरेस्ट्रियल अवार्ड के प्रोटेक्शन के लिए अवार्ड मिला है? यस, करेक्ट है स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट 3, एरिस्टाइड कमला वन फ्रॉम कैमरून वन अवार्ड फॉर टेरेस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सो दोस्तों,
रॉन्ग, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एरिस्टाइड कमला won the award for freshwater and terrestrial systems. Freshwater systems, not for terrestrial systems. So option A is a correct one. Option 3 is wrong. Why? Because Aristide Kamla won award for wetland and freshwater project. For wetland and freshwater project and not for the terrestrial project. देखो दोस्तों, ये अगर आप दो ऑप्शन अगर केयरफुली पढ़ोगे ना तो ही आपको समझ में आ जाता है कि टेरेस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए किसी एक को ही अवार्ड मिला होगा, यानी एलिमिनेशन के थ्रू ऑप्शन सी कभी नहीं आ सकता। ओके, तो इन दो में से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। सो वी नो फॉर श्योर दैट राजू शर्मा फ्रॉम नेपाल वन अवार्ड फॉर टेरेस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मीन्स 1 and 2 आर करेक्ट ओनली। देन लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statement are correct regarding नाहिद आफरीन एंड यूनिसेफ? ओके, नाहिद आफरीन एंड यूनिसेफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया वाला करेक्ट है? तो दोस्तों, Assam's talented singer Nahid Afreen has been appointed as the UNICEF India's youth advocate. स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नाहिद आफरीन join prestigious roster including Bollywood actress करीना कपूर खान as a UNICEF ambassador. Yes, ये भी स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। Then UNICEF established in 1946 work in over 190 countries and territories to promote children's legal and well-being. स्टेटमेंट नंबर 3 ये भी करेक्ट है दोस्तों। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन राइट की जो बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल पे ये जो बॉडी काम करती है चिल्ड्रन राइट के कंजर्वेशन के लिए, तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इमोन गोगोईज अचीवमेंट एट एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप? अभी दोस्तों रिसेंटली एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप हुई है जिसमें असम की तरफ से इमोन गोगोई ने पार्टिसिपेट किया था। अब उनकी अचीवमेंट क्या है उस पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन 1, इमोन गोगोई फ्रॉम आसाम सिक्योर अ ब्रॉन्ज मेडल एट 8th एशियन जुजुत्सु चैंपियनशिप इन अबू धाबी यूएई। तो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी यूएई, करेक्ट है। और इन्हें क्या मिला? ब्रॉन्ज मेडल, ये भी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट गाइज। नाउ स्टेटमेंट 2, Gogoi's performance has been celebrated by Jujutsu Association of Assam, highlighting it as a moment of pride for region. Yes, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है दोस्तों। देन स्टेटमेंट नंबर 3, Gogoi's win mark her first international gold medal in martial art. फर्स्ट गोल्ड मेडल दोस्तों, यहाँ पे तो बोला ब्रॉन्ज मेडल, सो गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल? करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल। सो ऑप्शन 3 इज wrong. So correct answer is option A. 1 and 2 correct. Okay दोस्तों, now let's discuss question number 6. Which of the following are correct regarding परबती बरुआ? ओके, परबती बरुआ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट, Parbati Barua, India's first female elephant mahout, was honored with a Padma Shri award for her contribution to social work and elephant conservation. Parbati Barua को पद्मा अवार्ड मिला है? Yes, for conservation of elephant. So statement 1 is correct. Then statement 2, award was bestowed on Barua by President of India Draupadi Murmu during civil investiture ceremony in New Delhi. ये अवार्ड उन्हें प्रेसिडेंट ने दिया है? यस, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। देन दोस्तों स्टेटमेंट 3, परबती बरुआ वाज बोर्न ऑन मार्च 14, 1953 एंड अचीव्ड हर फर्स्ट सक्सेसफुल डोमेस्टिकेशन ऑफ एन एलिफेंट एट एज ऑफ 14 इन द फॉरेस्ट ऑफ काचुगुआ, आसाम। स्टेटमेंट 3 दोस्तों, ये स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
दोस्तों पद्मा अवार्ड जो है वो हर साल डिक्लेयर किए जाते हैं। हमारे पास 3 तरह के पद्मा अवार्ड्स है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ये हमारे हाईएस्ट सिविल ऑनर है। इनसे भी बड़ा जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो इंडियन गवर्नमेंट किसी पर्सन पे बिस्टो करती है वो है दोस्तों भारत रत्न। परबती बरुआ जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड। इसके ऊपर आता है पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण एंड देन भारत रत्न ऑर्डर के हिसाब से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चलिए 1 by 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट्स, Padma Awards are one of the highest civilian honors in India, awarded to various fields like art, education, social work and more. Yes, पद्मा अवार्ड्स जो है वो इन सारे सेक्टर्स में दिए जाते हैं और इनकी 3 कैटेगरीज है। तो ये टॉप 4 जो हमारे सिविलियन ऑनर्स आते हैं उनमें से एक है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट दोस्तों। देन लेट्स रीड स्टेटमेंट 2। Padma Awards are announced annually on Republic Day, that is January 26, and in 2024, 132 awards were conferred, including 32 women and 8 to the foreigner recipient। तो दोस्तों यहाँ से आप याद रखिएगा, पद्मा अवार्ड्स का डिक्लेरेशन जो है वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है और ये अवार्ड जो है वो इंडियन सिटीजन्स को भी दिए जा सकते हैं और फॉरेन रिसिपिएंट्स भी दिए जा सकते हैं। और इस साल दोस्तों 30 वुमेन्स को ये अवार्ड मिला था। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स रीड अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statements are correct regarding आयशा हजारिका's achievement and background। हमें यहाँ पे पूछा गया आयशा हजारिका की अचीवमेंट्स और बैकग्राउंड। तो चलिए दोस्तों इन स्टेटमेंट्स को 1 by 1 पढ़ते हैं और इसका करेक्ट आंसर ढूंढ के निकालते हैं। आयशा हजारिका हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड marking the first time a person of British Indian Assami origin has received this honor। सो ये स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आयशा हजारिका जी को सबसे पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड में अपॉइंट किया गया है, जो सबसे पहली वुमन है आसामी ओरिजिन की फ्रॉम इंडिया। देन सेकंड 2, ऑप्शन 2, हजारिका वाज अवॉर्डेड अ मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 2023 फॉर हर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल सर्विस। अब ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है। आयशा हजारिका जी को मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है पर 23 में नहीं। इन्हें ये अवार्ड 23 में नहीं, तो इन्हें ये अवार्ड 16 में मिला था। और इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट 2 गलत होगा। देन आयशा हजारिका वाज बोर्न ऑन ग्लासगो इन 1974 एंड रेज्ड इन अ कोटब्रिज, स्कॉटलैंड। स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। सो ऑप्शन 3 इज ट्रू। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन जो आता है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उन्हें जो अवार्ड मिला था ये 16 में मिला था। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 and 3 आर करेक्ट। देन लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिंदी फीचर फिल्म कुकी। अब हिंदी फीचर फिल्म कुकी के बारे में हमें स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को 1 by 1 पढ़ते हैं और उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ढूंढते हैं। सो स्टेटमेंट 1, कुकी इज सेट टू प्रीमियर एट अ प्रेस्टिजियस कैंसास फिल्म फेस्टिवल बिफोर इट्स ऑफिशियल नेशन वाइड रिलीज ऑन जून 28, 2024। सो दोस्तों पहला स्टेटमेंट, इंडिया में ये नेशन वाइड रिलीज होने से पहले कैंसास फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर होने वाला है। स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ लेट्स रीड ऑप्शन 2। अ फिल्म फोकस ऑन अ स्टोरी ऑफ ए नॉन आसामी गर्ल इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ बॉलीवुड एक्टर्स एंड आसामीज आर्टिस्ट। यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। देन ऑप्शन 3, Cookie is scheduled for a special screening at Palais H on May 21, 2024, providing it with a unique platform to address global issue rather than local issue in Assamese.
यस, ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन 3 इज आल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट ये हिंदी फीचर फिल्म्स के बारे में, जिसका नाम है कुकी, जो एक नॉन आसामी गर्ल की स्टोरी है, के बारे में करेक्ट है। और ये नेशन वाइड रिलीज होने से पहले कैंसस फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर होगा, जो इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा ग्लोबल इशू ग्लोबल ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए। नाउ दोस्तों ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई। ओके, डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डॉक्टर गोगोई रिसीव्ड हिज मास्टर डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इन 1970 and later earned his PhD under the guidance of Dr. चंपकलाल वैश्य। स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। डॉक्टर पद्मेश्वर गोगोई जी ने उनका जो मास्टर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी में किया था, और उन्होंने PhD जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर चंपकलाल वैश्य के अंडर ली थी। देन दोस्तों स्टेटमेंट 2, डॉक्टर गोगोई was instrumental in naming several plant species including new species of fern from Nambar forest named as Telepetris gogoi in his honor। सो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये बहुत ही नोन बॉटनिस्ट है और जिन्होंने बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को नाम भी दिया है, और उनके ऑनर में भी एक स्पीसीज का नाम दिया गया है। देन डॉक्टर गोगोई कंटिन्यूड हिज रिसर्च एज अ साइंटिस्ट विद NEDFI फॉर 5 years आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम देबराज रॉय कॉलेज इन 2006। आफ्टर रिटायरमेंट भी इन्होंने सर्विस दी है कंटिन्यूसली 5 सालों के लिए। यस, सो स्टेटमेंट 3 भी दोस्तों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट पोचिंग इन इंडिया। हमें एलिफेंट पोचिंग के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो दोस्तों स्टेटमेंट 1, चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज द हाई डिमांड ऑफ आइवरी इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर्स फॉर एलिफेंट पोचिंग यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्या आइवरी की जो डिमांड है किसके लिए? ज्वेलरी के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, मेडिसिन के लिए, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ड्राइव है एलिफेंट पोचिंग के पीछे। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट है दोस्तों। चलिए अभी ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। Habitat loss and fragmentation due to human population and agriculture expansion have led to conflict between elephant and farmers, contributing to poaching in Assam and Bihar। दोस्तों फ्रैगमेंटेशन और हैबिटाट लॉस ये क्या रिस्पॉन्सिबल है जिसके वजह से मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और जिसके वजह से एलिफेंट की पोचिंग हो रही है? यस, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। जो मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनके वजह से भी बहुत सारे एलिफेंट्स की पोचिंग की जाती है फॉर कि वो क्रॉप लॉस ना करे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? उनका जो हैबिटाट जो है या जो ट्रेडिशनल उनके माइग्रेशन रूट्स है वो। अब थर्ड ऑप्शन, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रिसोर्सेज फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एलिफेंट पोचिंग परसिस्ट ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एलिफेंट फॉर मीट इन सम कम्युनिटीज। दोस्तों बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, कुछ कम्युनिटीज़ है जहाँ पे एलिफेंट की पोचिंग की जाती है मीट के लिए, खाने के लिए। पर दोस्तों ये प्राइमरी ड्राइव नहीं है। प्राइमरी ड्राइव जो है वो स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि वीक लॉ इन्फोर्समेंट है, और रिसोर्सेज जो है वीक लॉ इन्फोर्समेंट और लैक ऑफ रिसोर्सेस ये प्राइमरी रीज़न है एलिफेंट पोचिंग बढ़ने के पीछे, ना कि कुछ जो कम्युनिटीज़ है जो उसको मीट पर्पस के लिए हंट करती है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन टू एड्रेस एलिफेंट पोचिंग। अब एलिफेंट पोचिंग के सॉल्यूशंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलिए दोस्तों स्टेटमेंट्स को 1 by 1 पढ़ते हैं। सो
First statement is engaging local communities in a conservation through education and economic incentive can reduce their reliance on poaching. Yes, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्ट है अगर हमें एलिफेंट पोचिंग रोकनी है, प्लस जो भी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं अगर आप उसे कंपनसेट करोगे तो डेफिनेटली फार्मर्स या बाकी पब्लिक जो है उसको पोच नहीं करेगी. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन 2, implementing measures to mitigate human elephant conflict such as creating barrier, providing compensation for crop damage can reduce retaliatory killings of elephants. Yes, दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, मैन वर्सेस एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, उसमें प्राइमरी रीजन कौन सा आ रहा है? डैमेज, क्रॉप का डैमेज. और उसका लिए अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है और बैरियर्स अगर इस्टेब्लिश करेगी तो डेफिनेटली जो पोचिंग है वो कम होगी. सो ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट. नाउ ऑप्शन 3, a primary focus should not only be on a strengthening legal framework and ensuring strict penalties for poaching and trafficking, but also there is a need to emphasize for community involvement or conflict mitigation. Yes दोस्तों, only law enforcement, resource allocation ये पोचिंग नहीं रोकेंगे. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन ये प्राइमरी मिडल ग्राउंड होना चाहिए, तभी जाकर पोचिंग रुक सकती है. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी. तीनों गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्जिस्टिंग एलिफेंट प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया. एलिफेंट प्रोटेक्शन लॉज जो इंडिया में ऑलरेडी है उनके बारे में क्वेश्चन है. तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो चलिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इनमें से कौन से करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है ढूंढ के निकालते हैं. सो स्टेटमेंट 1, अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 provide the highest level of protection to elephant by listing them in a schedule 1, prohibiting hunting or capture and facilitating creation of protected area. Yes दोस्तों 1972 एक्ट ने शेड्यूल 1 में एलिफेंट को ऐड किया था, जिसमें टाइगर को भी ऐड किया गया था. सो एलिफेंट की पोचिंग, हंटिंग और कैप्चर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. और इसी एक्ट में हैबिटेबल जोन जो है जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनका भी प्रोविजन था. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट 2. प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन 1992 focused on habitat protection, mitigating human elephant conflict, conducting research and ensuring welfare of captive elephant. Yes दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. जैसे प्रोजेक्ट टाइगर को 1972 में लॉन्च किया गया था, वैसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे जिसमें प्रोजेक्ट घड़ियाल भी था जो भी सक्सेस हुआ है. वैसे ही सेम वे प्रोजेक्ट एलिफेंट भी 1992 में लॉन्च किया गया था जिसमें एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस थे. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट 3. द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 primarily aimed at regulating forest use and conserving forest resources, including specific provision solely dedicated to protection of elephant. दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है. पार्शियली करेक्ट इसलिए है क्योंकि इस एक्ट में कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया गया था सोली या स्पेशली जो एलिफेंट कंजर्वेशन की बात करता हो. ये एक्ट जो था ये फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करता था और ये किसी भी स्पेशली एनिमल प्रोटेक्शन की बात तो करता ही नहीं था. एलिफेंट की तो डेफिनेटली नहीं करता था. सो दोस्तों स्टेटमेंट 3 जो है ये रॉन्ग है. इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अवार्ड एंड रिकॉग्निशन अनाउंस्ड बाय चारियादेव बाटोरी. ओके, चारियादेव बाटोरी के बारे में जो भी अनाउंसमेंट है, अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं. तो चलिए दोस्तों ऑप्शंस को पढ़ते हैं और एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. सो लेट्स रीड फर्स्ट ऑप्शन. चारियादेव रत्ना अवार्ड 2024 विल बी अवॉर्डेड टू प्रकाश राजकोवा फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चरल लैंडस्केप. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है दोस्तों. ये अवार्ड जो है वो श्री
प्रकाश राज खोआ को दिया जा रहा है फॉर इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप. नाउ स्टेटमेंट 2, युवा संवाददाता अवार्ड विल बी गिवन टू राजेश बोरा, अ करस्पॉन्डेंट ऑफ अमर आसाम. अब ये जो न्यूज़पेपर है उनके जो न्यूज़ रिपोर्टर है उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है. यस दोस्तों, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. देन द प्रचार साधक अवार्ड विल बी बिस्टोड अपॉन देवी प्रसाद अधिकारी ऑफ नालबारी. दोस्तों ये स्टेटमेंट जो 3 जो है ना ये इनकरेक्ट है. एक्चुअल में अगर बात करें तो जो प्रजनार साधक अवार्ड है विल बी बिस्टोड अपॉन जीतू कालिता ऑफ जोरहाट, जीतू कालिता ऑफ जोरहाट एंड नॉट टू देवी प्रसाद अधिकारी ऑफ नलबारी. सो दोस्तों अल्टीमेटली स्टेटमेंट 3 जो है, स्टेटमेंट 3 हमारा गलत है. यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. Consider following statement about proposed super hydropower dam in Tibet. ओके, तिबेट में जो सुपर हाइड्रो पावर डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन है. सो लेट्स रीड ऑप्शंस गाइस. ओके, अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज इंक्लूडेड इन चाइना's 14th 5-year plan 21-25 aiming to generate 60 gigawatt of electricity annually, more than 3 times the electricity produced by 3 जॉर्ज डैम. दोस्तों दुनिया का लार्जेस्ट मैन मेड डैम जो है वो है 3 जॉर्ज डैम, और चाइना तिबेट में जो डैम प्लान कर रही है वो इससे भी बड़ा होगा, और इसका जो रिजर्वायर क्रिएट होगा ना वो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर होगा. और उस रिजर्वायर का वाटर चाइना उसके नॉर्थ एरिया में जो वाटर डिफिशिएंट एरिया है वहाँ पे डाइवर्ट करना चाहता है, और इस पूरी प्रोसेस में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो 60 गीगावाट से ज़्यादा होगी. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अब ये जो डैम जो बन रहा है ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर जो जब तिबेट से फ्लो होती है तब वहाँ पे उसको तिसांगपो के नाम से जाना जाता है, जो माउंट कैलाश से ओरिजिन होती है. तो स्टेटमेंट 1 दोस्तों करेक्ट है. नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट 2. इंडिया हैज़ अनाउंस्ड इट इज़ कंसिडरिंग अ कंस्ट्रक्टिंग 10 गीगावाट डैम टू मिटिगेट ए इम्पैक्ट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम चाइनाज मेगा प्रोजेक्ट. यस दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है. पहले ये प्रोजेक्ट अरुणाचल में 2 सेपरेट प्रोजेक्ट में बनने वाला था. अब गवर्नमेंट ने क्लब करके एक मेगा प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया है जो असम में बनेगा. तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. और जो चाइना के डैम से जो वाटर फ्लो में एब्रप्शंस आएगा या एक्सट्रीम वाटर फ्लो हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, उससे ये हमें प्रोटेक्शन देगा. अदरवाइज दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो ये जो तिबेट का लार्जर डैम है अगर इसे चाइना ने इमीडिएटली ओपन कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आ जाएगी जो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी. तो उसके अगेंस्ट एज अ मिटिगेटिंग मेजर हम लोग भी एक सुपर डैम अरुणाचल प्रदेश में प्लान कर रहे हैं. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो correct दोस्तों. Now let's read statement 3. A proposed dam will built by joint venture between Power China, a China state-owned enterprise, and Bhutanese government. No, ये completely गलत है दोस्तों. भूटान से ये रिवर फ्लो नहीं होती है. So correct answer is option 1 and 2. Option A is a correct answer. दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है ये पावर चाइना बिल्ड करेगी और तिबेट ऑटोनॉमस रीजन, ना कि भूटानी गवर्नमेंट. तिबेट ऑटोनॉमस रीजन की गवर्नमेंट और पावर चाइना ये कंपनी इसे बिल्ड करेगी, और इंडियन गवर्नमेंट भी 10 गीगावाट का डैम इंडिया में कंस्ट्रक्ट करेगी जो इस डैम से होने वाले वाटर फ्लो को मिटिगेट करने में और साथ ही हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 16. Consider following statement about anti-human trafficking unit and related initiative in Assam. So, anti-human trafficking unit और उनसे जो related initiative है उसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन है. तो चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं. So, first option, out of 55 anti-human trafficking unit operationalized in Assam, 10 have received funding from Ministry of Home Affairs. अब दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है ना ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है.
पार्शियली करेक्ट इसलिए क्योंकि आसाम में ना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट 55 नहीं है, तो आसाम में दोस्तों ये है 35। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग क्योंकि आसाम में 35 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। A task force coordination committee chaired by ADGP of CID has failed to form to monitor implementation of action by various stakeholders in spite of government instructions। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म की गई है अंडर द ADGP ऑफ CID और जो उसको सक्सेसफुली मॉनिटर कर रही है ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के ऑपरेशंस। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो रॉन्ग। Now let's read statement 3. A Virangana force is a specially trained commando woman police force. Commando woman police force, Virangana force, under the police commissionerate Guwahati, created to respond promptly to crime against children in public places. दोस्तों ये स्टेटमेंट भी पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली ये कि स्पेशल वुमन को कमांडो फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है वीरांगना फोर्स, पर ये सिर्फ चाइल्ड के क्राइम के अगेंस्ट नहीं, तो ये क्राइम अगेंस्ट वुमन इन पब्लिक प्लेस उससे डील करने के लिए बनाई गई है। यानी दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो वीरांगना जो है इसे क्राइम अगेंस्ट वुमन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है इन पब्लिक प्लेसेस और ना कि ओनली चिल्ड्रंस। और टोटल जो यूनिट है दोस्तों वो है 35 ना कि 55। और ये जो कमेटी बनाई गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये अपना काम इम्प्लीमेंट कर रही है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 17। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टनरशिप बिटवीन लेसिडेस ल्यूमेरिस एंड आसाम बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन। तो देखिए दोस्तों, फॉर हरग्रीला कंजर्वेशन, सो पूर्णिमा देवी बर्मन का टॉपिक फिर से आ गया जिन्होंने हरग्रीला कंजर्वेशन में मेजर रोल प्ले किया था। अब इनका फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो पार्टनरशिप साइन की है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इनके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट 1, लेसिडे ल्यूमेरिस is an educational institution in France and has signed a pact with Purnima Devi Burman to promote Hargrila conservation and implement community-based conservation practices. So statement 1 is correct. पूर्णिमा देवी बर्मन जी जो है वो हरग्रीला कंजर्वेशन में ही काम करती है और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसने इनके साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है उसको प्रमोट करने के लिए। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट गाइस। नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट 2। Purnima Devi Burman, a biologist with Aranyak, has received a prestigious Whitley Award, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, for her effort in conserving greater adjutant stork। Adjutant stork यानी हरग्रीला। Yes, दोस्तों हमने पहले 2 क्वेश्चंस में वही पॉइंट देखा था। So option 2 is also correct. Now agreement focus on replicating, word is replicating, Burman's Hargrila army model in Assam to mobilize student for a stork conservation effort। दोस्तों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जो टाई अप हुआ है, ये जो पार्टनरशिप हुई है, ये हरग्रीला आर्मी का जो कम्युनिटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो था उसे रेप्लिकेट करने के लिए ही हो रहा है। पर कहाँ पे? तो मायोटी आइसलैंड। ओके दोस्तों, एंड नॉट इन आसाम। ये जो एक्सपेरिमेंट जो है जो बर्मन जी ने किया था आसाम में, उसे ये इंस्टीट्यूट मायोटी आइसलैंड में रेप्लिकेट करना चाहता है हरग्रीला के कंजर्वेशन के लिए, ना कि आसाम में, करके ऑप्शन 3 जो है ये गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अभी इसे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रेमल दैट स्ट्रक वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इन मई 2024। मई 2024 में जो साइक्लोन आया था रेमल करके, उसके बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शंस को पढ़ते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं। A cyclone intensified from a depression to severe cyclone storm
अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन May 25। दोस्तों ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल डिप्रेशन आया था जो सीवियर साइक्लोन में बाद में कन्वर्ट हो गया था, और ये ऑब्जर्वेशन जो था वो करेक्ट था। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेटमेंट 2। ऑपरेशन एट द पोर्ट चिटगांग वेयर सस्पेंडेड नॉट कंटिन्यू ड्यूरिंग अ साइक्लोन रिमेल टू इंश्योर सेफ्टी। ऑफ कोर्स जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो मेजर जितने भी एक्टिविटीज़ है जो पोर्ट एरिया या कोस्टल एरिया में होती है उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंडर हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। लेट्स रीड स्टेटमेंट 3। बांग्लादेश इशूड डिस्ट्रेस सिग्नल टू नंबर 10 इन अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिपेयर अप्रॉक्सिमेटली 8 to 9,000 shelters for evacuation ahead of cyclone Remal's landfall। yes, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी साइक्लोन्स आते हैं उनके लैंडफॉल से पहले गवर्नमेंट नॉर्मल प्रिकॉशनरी ये होती है कि कोस्टल एरिया से पब्लिक को इवैक्यूएट करते हैं और उन्हें शेल्टर्स में जगह देते हैं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, let's read it. Consider following statement regarding the aftermath of cyclone Remal and subsequent flooding in Assam। साइक्लोन के बाद जो फ्लडिंग हुई थी आसाम में उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, और अगर वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग क्यों है। सो ऑप्शन 1, लैंडस्लाइड वेयर रिपोर्टेड इन दीमा हसाव, Kachar and Hailakandi district due to incessant rainfall following cyclone Remal। Of course, statement 1 is correct। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है इनमें incessant rainfall हुआ था जिसके वजह से फ्लडिंग को ऑब्जर्व किया गया था। Now let's read option 2। 4 embankments were damaged in Karimganj district affecting over 26,000 people। Yes, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में जो एम्बैंकमेंट जो थे जो रिवर पे बनाए जाते हैं वो डैमेज हो गए थे जिसके वजह से 26,000 पब्लिक की लाइफ डेंजर में आ गई थी। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट 3। फेरी सर्विस वेयर ऑपरेशनल डिस्पाइट एडवर्स वेदर कंडीशन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ आसाम। ना, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। जब भी साइक्लोन होता है, फ्लड सिचुएशन होती है, इंसेसेंट रेनफॉल होता है तो फेरी सर्विसेज को हम लोग टेम्पररीली सस्पेंड कर देते हैं ड्यू टू सेफ्टी प्रिकॉशंस। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। नाउ लेट्स रीड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इसे पढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग इन टी कल्टीवेशन। अब जो नेचुरल फार्मिंग की मेथड जो है जो टी कल्टीवेशन के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी उसके कौन से बेनिफिट्स होते हैं उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। तो चलिए दोस्तों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इनमें से सही और गलत ढूंढ के निकालते हैं। लेट्स रीड स्टेटमेंट 1। नेचुरल फार्मिंग इन अ टी कल्टीवेशन एम्फसाइज द यूज ऑफ synthetic fertilizer and pesticide to enhance tea quality and aroma। दोस्तों ये कंप्लीटली गलत है। नेचुरल फार्मिंग में हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। किसके लिए? तो टी की क्वालिटी और उसके अरोमा को स्ट्रेंथन करने के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज प्रोहिबिटेड है। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। नाउ स्टेटमेंट 2। One of the benefit of natural farming is its promotion of biodiversity and protection of ecosystem। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है दोस्तों। हम लोग कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज नहीं करते जो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को डैमेज करते हो। हम लोग कंप्लीटली ऑर्गेनिक और नेचुरल मेड प्रोडक्ट ही यूज करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। इट मीन्स स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। चलिए अब स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। द ट्रांजिशनिंग टू नेचुरल फार्मिंग मेथड ऑलवेज लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट। यस, ये भी स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। ओके, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है।
तो चलिए दोस्तों, आज हम आज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं, और एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है उसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स रीड स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1, नेचुरल फार्मिंग इन अ टी कल्टिवेशन emphasizes the use of synthetic fertilizer and pesticide to enhance टी क्वालिटी एंड अरोमा। दोस्तों, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। हम लोग सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, हम लोग ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है और ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग टी की क्वालिटी और उसका जो अरोमा है उसको इन्हांस कर सके। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इसका रॉन्ग है। नाउ स्टेटमेंट 2, चलिए इसे पढ़ते हैं। One of the benefit of natural farming is its promotion of biodiversity and protection of ecosystem. Yes, हम लोग दोस्तों कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को डैमेज करते हो। हम लोग ऑर्गेनिक जो हमारे पेस्टिसाइड है और जो फर्टिलाइज़र है उन्हें यूज़ करते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन भी करते हैं। सो दोस्तों, ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट 3। Transitioning to natural farming method always lead to increase in production cost due to high cost of organic input. Yes, जब इनिशियली हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच होते हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो है, ये कॉस्टली होते हैं, तो ये हमारी इनपुट कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है दोस्तों, पर कुछ टाइम के बाद ये जो कॉस्ट है, ऑर्गेनिक कॉस्ट, ये रिड्यूस हो जाती है। 1 से 2 साल में ये कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, पर इनिशियली पहले 2 सालों में कॉस्ट बढ़ जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑप्शन 4। अ नेचुरल फार्मिंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन अ हेल्थ ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर एंड नियर बाय कम्युनिटीज़। ये भी रॉन्ग है दोस्तों, इसका हेल्थ इम्पैक्ट होता है और वो भी प्लांटेशन वर्कर्स पे भी होता है और नियर बाय कम्युनिटीज़ पे होता है, और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इससे हेल्थ में बेनिफिट आते हैं और जो भी हार्मफुल इम्पैक्ट जो होने वाले थे ना हेल्थ पर, जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से होते हैं, उन्हें ये रिड्यूस भी कर देता है। सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। सो दोस्तों, ये पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टॉपिक्स थे जिन पर हमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अब ये जो एमसीक्यूज़ हमने पढ़े, तो इसमें आपको चीज़ें ध्यान में कौन सी रखनी है कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेज किया जा सकता है, किस तरह के ऑप्शंस को ये बनाते हैं, और जो भी ऑप्शंस हम लोग रॉन्ग मान के चल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वो ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है। साथ ही दोस्तों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो ऑप्शंस अगर राइट है तो वो राइट क्यों है। अगर ये 2 चीज़ें अगर आप अच्छे से याद रख लो तो दोस्तों करंट अफेयर बहुत ही इजी हो जाता है और आप अपनी एग्जामिनेशन में इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका होता है, तो एक जो तरीका है वो मैंने अभी आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया है। तो दोस्तों, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा और करंट अफेयर को जो MCQs है उन्हें इस तरह से प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। Thank you for listening to me. Goodbye.